नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है रण क्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की। अभी तक इन चुनावों को लेकर आप और हम सिर्फ एनडीए और आईएनडीआई की चर्चा कर रहे थे और चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि क्या यह बेमेल गठबंधन I.N.D.I.A मोदी को चुनौती दे पाएगा। लेकिन अब इस आईएनडीआई जो गठबंधन है इसको मोदी या एनडीए से निपटने से पहले तीसरे मोर्चे से निपटना पड़ेगा। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इस I.N.D.I.A को चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो इन दोनों में से किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और उन्हें लगता है कि देश को अब तीसरे मोर्चे की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से तीसरे मोर्चे को लीड करने की बात कही है। यानी आईएनडीआईए को एनडीए से पहले तीसरे मोर्चे की चुनौती से निपटना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि अगर वाकई में देश में कोई तीसरा मोर्चा बनता है तो क्या उससे मोदी की राह और आसान हो जाएगी? क्या आईएनडीआईए के लिए तीसरा मोर्चा खतरा पैदा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आईएनडीआईए के मंसूबों पर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने पानी फेर दिया है? या यूं कह लीजिए कि I.N.D.I.A के सर मुड़वाने से पहले ही ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2024 के दंगल के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मोदी सरकार का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षियों ने एकजुट होकर दूसरा मोर्चा आईएनडीआईए तैयार किया है, जिसकी तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। शिवसेना की अगुवाई में होने वाली बैठक का खाका भी तैयार कर लिया गया है। इस बैठक को लेकर तमाम तरीके की अटकलें चल रही है। चर्चा है कि गठबंधन की मीटिंग में संयोजक की घोषणा हो सकती है। साथ ही समन्वय समिति के गठन, आम चुनावों के लिए समझौतों में शामिल सभी पार्टियों के बीच संभावित सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा हो सकती है। अभी तक बैठकों में संयोजक के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। शुरुआत से ही इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार ने अब खुद ही आईएनडीआईए गठबंधन का कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया है। बहरहाल विपक्षी गठबंधन भले ही सरकार को चुनौती देने का दम भर रहा हो, लेकिन आईएनडीआईए के सामने भी कई चुनौतियां हैं। एक तरफ जहां बेमेल विपक्षी गठबंधन के सुर आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं अब बड़े ओवैसी ने तीसरे मोर्चे की बात कहकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। अब ये तो देखना ही बड़ा दिलचस्प है कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं और क्या तीसरा मोर्चा आईएनडीआईए गठबंधन को टक्कर दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पहले भी करा सकते। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चेक करनी है। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना है। हम तो शुरू से न बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। बहुत है। मैं तो बार बार हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि उनको लीड लेनी चाहिए और ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हर स्टेट में वो तैयार हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर केसीआर लीड लेंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत सा इसमें काम हो सकता है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं इस बात को, और चंद्रशेखर राव को कई बार उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि आप लीड करिए, तीसरे मोर्चे की जरूरत है देश को। अब आप सोचिए, अभी तक हम और आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे थे, आईएनडीआईए की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात आपको तीसरे मोर्चे की भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये तीसरा मोर्चा अगर बनेगा तो किसको चुनौती मिलेगी? इससे चुनौती आईएनडीआईए को ही मिलेगी, ये पक्का है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। तो इंडिया को मिलेगी, यानी कि आईएनडीआईए को मिलेगी तीसरे मोर्चे से चुनौती। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं।
हमारे साथ बीजेपी की ओर से योगेश मिश्रा जी जुड़ गए। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी जुड़ गए। आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ AIMIM की ओर से AIMIM के प्रवक्ता हैं मोहम्मद फरहान जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है सर आपका। और इसके साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट रमेश ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं मोहम्मद फरहान जी। भाई आपके ऊपर तो ये पहले से आरोप लगते रहे, आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं ये आरोप आपके ऊपर लगातार लगाते रहे, ओवैसी के ऊपर ये आरोप लगाते रहे वो कि भाई आप बीजेपी की बी टीम है। और अब ये कहा जा रहा था कि मुकाबला NDA और INDA के बीच में होगा, यानी कि मुकाबला जो है वो NDA और INDIA के बीच में होना है। लेकिन अब इसमें तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं ओवैसी को ऐसा क्यों लगता है कि अब देश को तीसरे मोर्चे की भी सख्त जरूरत है, और तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो फायदा किसका होगा, सभी जानते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं वो सिर्फ हम पर आरोप ही लगा सकते हैं, वो हमें गले नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो हमें अछूत मानते जी, और हम उनके लिए अछूत हैं। वो सिर्फ हमारा वोट बैंक चाहते हैं, वो हमारे लीडर को गले नहीं लगाना चाहते। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये जो डॉट 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 वाला गठबंधन है ना, जिसमें दाग दाग हर जगह लगा हुआ है, तो उसकी 2 मीटिंग हो चुकी है और 2 मीटिंगों में ना उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को बुलाया और ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुलाया। मतलब ये साफ हो गया कि उन्होंने दलित और मुसलमानों को दरकिनार करके वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात कर रहे हैं। ये चंद्रबरदाई के सपने जैसा होगा इस गठबंधन के लिए, क्योंकि जब तक दलित और मुसलमान नहीं चाहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर हट नहीं पाएगी। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने KCR को कहा है कि आप तीसरा मोर्चा बनाइए। और वो लोग जिनको इन्होंने ये डॉट डॉट वाला गठबंधन है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, डॉट डॉट वाला गठबंधन, इन्होंने इंडिया में भी डॉट डॉट लगा दिया। तो ऐसे लोगों ने जिन लोगों को हर राज्यों में दरकिनार कर दिया है जी, इग्नोर कर दिया है, उनको साथ लेकर चलेंगे और तीसरा मोर्चा बनाएंगे और उसके बाद मजबूती से लड़ेंगे। और बिना तीसरे नहीं, आप ये बताइए कि तीसरा मोर्चा AIMIM की नजर में, ओवैसी की नजर में तीसरा मोर्चा देश के लिए जरूरी है या सिर्फ आपकी मजबूरी है? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मजबूरी बन गई है। देखिए एक बात बता दें, आज देश को जो जरूरत है वो तीसरे मोर्चे की है, ना कि इन क्या नाम है बेईमान लुटेरे और क्या नाम है धोखेबाज लोगों की है। तीसरा मोर्चा बनेगा जिसमें वो शोषित वंचित जिन लोगों को दरकिनार कर दिया गया, उस तीसरे मोर्चे में हम उन्हें जोड़ेंगे और जोड़कर ले आएंगे। इसके बाद दलित मुसलमान और अन्य तमाम दलों को जोड़ करके केंद्र में आप बिना तीसरे मोर्चे के सरकार नहीं बनने जा रही किसी की भी। और आप देख लीजिएगा ये डॉट डॉट वाला जो गठबंधन रहेगा ना, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चरणों में बैठ के नतमस्तक रहेगा कि साहब आप हमको समर्थन दे दीजिए, वरना हम सरकार नहीं बनाने पाएंगे और बीजेपी सरकार बना लेगी। आप देख लीजिए कि ये होने जा रहा। ठीक है विजय जी, दलित और मुसलमानों को दरकिनार कर आप अगर ये चाहते हैं कि देश में सत्ता आप पा जाएंगे, सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन आप फंस रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए विजय जी कि आप इन दोनों को दरकिनार कर कैसे देश की सत्ता पर काबिज होंगे? और भाई अभी तक तो आप NDA को चुनौती देने वाले थे, अभी तक तो आप मोदी को चुनौती दे रहे थे, लेकिन अब तो आपको तीसरे मोर्चे की चुनौती से निपटना पड़ेगा। कैसे निपटेंगे? देखिए सबसे पहली बात ये मुझे जानकर हैरानी हुई है कि देश में मुसलमानों के ठेकेदार स्वयंभू ओवैसी जो कि भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करते रहे हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि भी उन्हें कोई आमंत्रित ही नहीं कर रहा अपने गठबंधन में शामिल होने के लिए। और ये लोग दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों की और मुस्लिमों की उपेक्षा कर रही है। यह पूरा देश जानता है कि बहन मायावती किस तरह CBI और ED के डर से उन्होंने भाजपा के सामने सरेंडर कर रखा है। अरे और वो भाजपा की वर्किंग कमेटी बनी है, उस कमेटी में कितने मुसलमान इसी तरीके से ओवैसी भी कर रहे हैं। स्टेट में प्रवक्ता बनाए, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, टीवी पर बैठकर भाजपा के एजेंटों को चुप कराइए, ओवैसी जी के एजेंटों को चुप कराइए। ठीक मैं ये कहना चाहता हूँ मोहम्मद फरहान, मैं आपके ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाए, लेकिन आपके बीच में कोई नहीं बोला। एक एक करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं सबके पास आऊंगा, सबको मौका दूंगा। देश में तीसरा मोर्चा ऑलरेडी है। जो तीसरे मोर्चे की बात है तो वो तो ऑलरेडी है भाई। ये वो छद्म मोर्चा है जो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है।
तो तीसरा मोर्चा तो पहले से ही, अगर ये खुलकर भी सामने आ जाएंगे बीजेपी के एजेंट के तौर पर, नहीं, एक सदन खबर तो ये भी नहीं, खबर तो ये भी सामने आ रही है, आ जाएगा। नहीं, लेकिन विजय जी खबर तो ये भी सामने आ रही है कि भाई ठीक है, AIMIM को अभी आप नहीं पूछ रहे हैं, उनसे आपने संपर्क नहीं किया है, लेकिन मायावती से संपर्क किया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और मायावती ने आपके सामने शर्त रख दी है कि अगर आप मुझे अपने गठबंधन में शामिल करना चाहते हो तो आप यूपी में मुझे 40 सीट दीजिए, और 40 सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगी, तभी मैं आप लोगों के साथ होंगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो बैठक होने वाली है परसों, और उसके बाद उसमें चर्चा होगी इस बात को लेकर कि मायावती को शामिल करना या नहीं करना, और जो शर्त वो रख रही है उस शर्त को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, ये सच है क्या? पहली बात तो ये कि जब चर्चा होगी तो पर सबकी सहमति होगी जी, होगा, पहली बात। एक मिनट, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का हाँ, मैं आ रहा जवाब देना चाहूंगा। हूँ, मैं मोहम्मद फरहान, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, उनके बाद मैं आप ही के पास आ जाऊंगा दोबारा, लेकिन पहले उनको प्लीज बोलने दीजिए, हाँ विजय जी बोलिए आप। बात ये है, आपका जहां फोन ठीक नहीं आ तक रहा। मायावती सवाल है कि भाई उन्हें 40 सीटें चाहिए या ज्यादा सीटें चाहिए, तो देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज वो बीजेपी की पी टीम का हिस्सा बनी हुई है। अगर वो CBI और ED के डर के भय से बाहर आकर गठबंधन का सहयोगी बनना चाहती है तो उनका स्वागत है। रही बात, लेकिन मौका तो आप ही दे रहे हैं ना विजय जी, मौका क्यों दिया जा रहा है भाई? क्योंकि ये वो लोग हैं डॉट वाला जो गठबंधन है, INDIA वाला जो गठबंधन है, ये मौका क्यों दे रहा है तीसरे मोर्चे के लिए? भाई ओवैसी तो तैयार बैठे हैं, आप उनको शामिल करिए, वो तो तैयार है बिल्कुल, आप ओवैसी को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? मायावती को दरकिनार क्यों कर रहे हैं आप लोग? अगर आप वाकई में मोदी को हराना चाहते हैं, NDA को बात देना चाहते हैं, बीजेपी के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं है। जी देखिए ऐसा है, सुनिए मैं बोल दूं, मैं इनकी पहले जवाब दे दूं प्रवक्ता महोदय को। ठीक है, हाँ बोलिए, हाँ मोहम्मद फरहान जवाब दीजिए, हाँ ठीक है बोलिए। अभी CWC की वर्किंग कमेटी की इनकी लिस्ट जारी हुई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तो जारी नहीं की है, वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जारी की है। अभी उत्तर प्रदेश में क्या नाम है, प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी हुई, पैनलिस्टों की जारी हुई है। आप देख लीजिए कितने मुसलमान उसमें है प्रवक्ता, कितने दलित प्रवक्ता है, CWC में कितने मुसलमान है, कितने दलित है, ये देख लीजिए। ये तो लिस्ट जारी करने वाली कांग्रेस पार्टी है ना, कि इसमें भी हमारा दोस्त है, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आज ये आरोप लगा रहे हैं हम पर कि हम बी टीम है, एक वक्त ऐसा था कि यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सामने पूरी कांग्रेस पार्टी नतमस्तक थी और क्या नाम है दारुसलाम पहुंच गई थी कि आप किसी तरीके से इसमें सहयोग कीजिए न्यूक्लियर डील में, वरना तो क्या नाम है सरकार गिर जाएगी। तब उस टाइम क्यों गए थे सहयोग करने के लिए? किरण कुमार रेड्डी जाकर के बैठे रहते थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैर में, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बी टीम आरोप लगाने वाले ना, अब हम इस आरोप से हमारा मुस्लिम समाज बहुत दूर हो चुका है। नहीं आरोप इसलिए लग रहा है ना मोहम्मद फरहान, आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है, और ये बात आप भी जानते हैं। अगर तीसरा मोर्चा वाकई में बनता है तो इसका फायदा किसका होगा, ये सभी जानते हैं। इसका फायदा इंडिया को ही होगा, इसका फायदा मोदी को मिलेगा, ये बात सब जानते हैं। और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, ये आरोप इसलिए लगता है आपके ऊपर। सुनिए अमित भाई, फायदा किसको हो ये नहीं देखेगा मुसलमान अब इंपावरमेंट की लड़ाई लड़ेगा। नहीं, मुसलमानों का ठेका ले रखा है क्या? मुसलमानों की ठेकेदारी आपने ले रखी है क्या मोहम्मद फरहान? हम अपने खुद के वोट के ठेकेदार बन गए हैं अब। नहीं तो आप बार-बार मुसलमानों की बात कर रहे हैं। में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता है, आप इसको स्वीकार करना पड़ेगा, जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। क्या नाम है, वरना तो भारतीय राजनीति से वजूद गिर जाएगा। जान चुका है, समझ चुका है। आप बीजेपी के साथ मुसलमानों के साथ एक मिनट, देश के मुसलमान आपको माफ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा, विजय जी मैं लौटूंगा आपके पास। विजय जी, मोहम्मद फरहान, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, लौटूंगा मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, ठीक है। योगेश जी जवाब दीजिए भाई। अभी तक तो आपके सामने INDIA की चुनौती थी, लेकिन अब तो एक और चुनौती आपके सामने आ खड़ी हुई है, वो चुनौती है तीसरे मोर्चे की, यानी दोहरी चुनौती है बीजेपी के सामने, NDA के सामने, मोदी के सामने। कैसे निपटेंगे योगेश जी? कोई INDI कोई चुनौती नहीं है जी, ये तो सब एक दूसरे के लिए चुनौती है। ये तो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, अपने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए सारे पुराने एक्स कांग्रेसी
ये सब इकट्ठा हुए हैं। तो बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। इन सब लोग का क्या नाम है, अहम इतना ज्यादा है कि कोई किसी के सामने झुकेगा नहीं जी। सब ये देखेंगे कि मेरे बेटे को क्या मिल रहा है इस गठबंधन में, मेरे बेटे को क्या मिल रहा है, मेरे बेटे को कौन सा मंत्री पद मिल रहा है, कौन सा प्रधानमंत्री पद मिल रहा है। इनकी नजर जैसे गिद्ध की नजर एक मरे हुए व्यक्ति पे होती है कि दूसरा इनका है कि मेरे परिवार में मेरा बेटा जो है वो कैसे सेट हो जाए। इस देश की राजनीति में कोई ऐसा बढ़िया मलाईदार मंत्रालय मिल जाए, अगर हम चुनाव जीत जाए तो उसको लूट खसोट के सारे खा जाए। कहीं कोई देश के लिए तो एजेंडा नहीं है। नहीं, लेकिन जितने गुट बनेंगे, जितने गठबंधन बनेंगे, आपको तो फायदा ही ना उसका। अगर तीसरा मोर्चा बनता भी है जो वैसे कह रहे हैं, तो उसके लिए तो बात बता रहा हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है आपके लिए, शुभ संकेत है या नहीं? अरे बाबा, पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं जी। इनको लग रहा है कि जनता मूर्ख है और हमारा ये बापौती है वोट बैंक, हमारा ये जाति हमारी है, ये समाज हमारा है। ये गलत है। समाज अपने बेटे के लिए आगे बढ़ के वोटिंग करेगा मोदी जी को। समाज किसी बेटे को पालने के लिए नहीं बनेगा। कोई हमारा मुख्यमंत्री था तो उसका बेटे को, वो एक इंग्लिश में कहावत है, यू किस मी एंड यू किस माई डॉग, मतलब मुझे भी पप्पी करो और मेरे कुत्ते को भी। तो ये सब वो पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि इनके बेटे का भविष्य सुधारना, इनको भारत के भविष्य से, भारत के सपूतों के भविष्य से जी सारे सपूत जो नौजवान हैं, जात समाज बिरादरी से दूर और विकास को वो लोग वोट करते हैं, इसलिए मोदी जी को वोट करते हैं। ये साइकिल लेके चलने वाले हैं, कोई इंजन लेके चलने वाला है, मोदी जी चंद्रयान 3 लेके चलने वाले हैं। तो इनका ये कितना भी इकट्ठा हो जाए, जैसे वो दही हंडी का उत्सव होता है ना, तो सारे एक के ऊपर एक जाते हैं और फिर मटकी फोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मटकी बहुत ऊंची है, ये बहुत नीचे है, इनकी सोच बहुत नीची है, इनकी सोच अभी भी वो पुरान बहुत ही 47 मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि उस मटकी को फोड़ना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जी। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। रमेश जी, आप कैसे देख रहे हैं? रमेश जी, अभी तक तो हम और आप सिर्फ एनडीए और INDIA की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब चर्चा हमें तीसरे मोर्चे को लेकर भी करनी पड़ रही है, क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं कि भाई तीसरे मोर्चे की सख्त जरूरत है देश को, और केसीआर से वो तो कई बार गुजारिश कर चुके हैं, कई बार अपील कर चुके हैं कि आप फ्रंट फुट पर आइए, इस पूरे मामले को लेकर फ्रंट फुट पर खेलिए, आप आइए, हम आपके साथ हैं, बाकी राज्यों में जाएंगे, कुछ और भी नेता हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे। किसको फायदा, किसको नुकसान? देखिए अमित भाई, थोड़ा बहुत तो बुरा लगेगा EMI के चीफ को, अभिषेक साहब को। सारे दल, कोई एनडीए में चला गया, कोई इंडिया में चला गया, अब उन बेचारों को अलग थलग छोड़ दिया, तो कम से कम थोड़ा बुरा तो लगेगा। उनको पूछा क्यों नहीं है? और मैं तो हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं कांग्रेस के, विजय कौशिक जी, मैं तो इनको कहूंगा कम से कम बुलाते तो, ताकि दूसरे ये फुरकान साहब को बीच में ये ना कहना पड़े, भैया हमें तो तुमने बुलाया नहीं, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, तीसरा भी बनाएंगे, चौथा भी बनाएंगे। स्थिति अमित जी ये नहीं है। स्थिति ये है, देखिए, जो चाहे मुस्लिमों के जो ठेकेदार बनते हो, चाहे दलितों के बनते हो, चाहे कोई भी जाति के बनते हो, ये परसेप्शन जो है 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है उसके बाद टूटा है। मायावती कभी कहती नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा दलित वोट, जो अपना कोड जो वोटर है वो कभी हमसे छिटकेगा, वो भी दूर हो गया। और वही आपने मुसलमानों का भी देखा, वो भी चारों तरफ से बट गया। आप अमर सिंह में क्या नाम, रामपुर में क्या देखते थे? रामपुर का जो अल्पसंख्यक जो वोटर था, तो किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी कि वहां से उनका वोट कभी भी उनसे छिटकेगा। देखो अब क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत गई है। तो कमोबेश स्थितियां ऐसी हैं। अब जिस तरीके से 2024 का बिगुल बच चुका है, मुझे जहां तक लगता है ये जो पॉलिटिकल ड्रामे हैं, तीसरा फ्रंट, चौथा फ्रंट, फलाना फ्रंट, ये इस तरह की चीजें होती रहेंगी। अब सबसे बड़ी बात है ये, क्या आपको ये लग रहा है, क्या रमेश जी, क्या आपको ये लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि या तो आप हमें अपने साथ लीजिए, अगर आप हमें अपने साथ नहीं लेंगे तो हम एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे जिससे आपको नुकसान होगा? क्या आपको लग रहा है ऐसा है? अमित जी ये बिल्कुल सही बात है। देखो, सामने वाले के ऊपर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ये हथकंडे अपनाए जाते हैं, और मैं इसको राजनीतिक हथकंडा कहूंगा, और होना भी चाहिए। ये AIMM के नेता नहीं करते, सारे नेता करते, कांग्रेस के भी करते हैं, दूसरे दलों के भी नेता करते हैं, और ओवैसी साहब कोई अलग नहीं है, ये उन्हीं का ही पार्ट है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है, थर्ड फ्रंट बनाने के लिए अब बच्चा कौन है भाई? लक्ष्मी नगर में मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानता हूँ, पार्टी का नाम लेना सही नहीं है, तो वो जब भी मुझे मिलते हैं तो कहते हैं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो कभी कभार एक बार मुझे ITU पे मिल गए, खुद अकेले चाय पी रहे थे। मैंने कहा कार्यकर्ता कहाँ है? कर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा फलाना का। तो स्थिति वो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कई सारे घूम रहे हैं, जब उनसे पूछते कार्यकर्ता क्या है तो अध्यक्ष के अलावा दूसरा उनके साथ कोई नहीं होता है। तो क्या ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ओबीसी साहब थर्ड फ्रंट बनाएंगे? तो अभी मसाला बचा नहीं है, बाजार लुट चुका है, कोई कुछ नहीं बचा। अब आप देखिएगा ना, 38 जो दल एनडीए में है, उसमें 24 तो ऐसे उनके पास नील बटा जीरो सन्नाटा है, उनके पास एक भी उनके सांसद नहीं है, और 12 दल ऐसे हैं उनके पास इक्का दुक्का है। और वही आप आ जाओ इसमें एनडीए में, इंडिया में कोई ऐसा छोटा दल नहीं है जिसके पास कुछ ना कुछ दमखम ना हो, क्योंकि सारे के सारे जितने भी मजबूत हथियार हैं वो सारे के सारे इंडिया में चले गए। तो भैया बचा क्या? जो ओबीसी साहब के पास में जाएगा, मुझे लग रहा कोई नहीं बचा हुआ है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, थर्ड फ्रंट हो या फोर्थ हो फिफ्थ हो, ये अपने को प्रचारित करने के लिए कि हमारे पास भी, हमारे झोली में भी मक्के के दाने हैं, अगर आपको भुनवाने हैं तो भुनवा लो। तो स्थिति ये आ गई है, मुझे लग रहा है ज्यादा चीजें बची नहीं है। फ्रंट दो ही रहेंगे, एक एनडीए बन चुका है, पहले से ही बना है, और एक इंडिया का बन गया। इन्हीं में 2024 में फाइट होगी, और हो सकता है 24 आते आते भी 7-8 महीने हैं, इनमें से कुछ टूट के इधर आ जाए, उधर के टूट के कुछ आ जाए, ऐसी भी स्थिति मुझे लग रहा तस्वीरें देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन मोहम्मद फरहान आरोप ये लगता है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जैसे बीजेपी सांप्रदायिक है उसी तरीके से आप भी सांप्रदायिक हैं। वो हिंदुओं की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, और आप लोग जो है वो मुसलमानों की बात करते हैं, इसीलिए दूरी बनाई हुई है आपसे। ये जो गठबंधन है इसलिए दूरी बनाई है आपसे। अमित भाई देखिए, ऐसा है ना कि ये जो हम पर आरोप लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि आप मुसलमान की बात करो ना, हम तो 65 साल से आपके भरोसे बैठे थे, आपके ही कंधे पर लदे हुए थे, आपके ही घोड़ैया पे हम चढ़े हुए थे कि हमें आप सुरक्षित स्थान पर आप बैठाएंगे। आपने तो हमारा संरक्षण तो छोड़ दीजिए, क्या नाम है, आपने हमको मरवा कर फेंकवाने का काम कर दिया हर जगह से। जिन जिन राज्यों में हमने जिनको साथ दिया, उन्हीं लोगों ने हमारा कत्लेआम करवा दिया, उन्होंने ही हमारी लीडरशिप खत्म कर दी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मोर्चा की बात अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी बता रहे थे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जगन मोहन रेड्डी अभी किसी उसमें नहीं गए, चंद्रबाबू नायडू अभी किसी उसमें नहीं गए हुए हैं, बहन कुमारी मायावती जी अभी किसी उसमें नहीं गई हुई हैं। क्या आप इन्हें कमजोर समझते हैं? देश की राजनीति का केंद्र बिंदु है ये लोग। और आपको ये बताना चाहता हूं कि एनडीए में भी कितने मजबूत लोग हैं, ऐसे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके पास 1 MP है सिर्फ पूरे देश के अंदर। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 MP है, हमारे पास तो क्या नाम है 11 विधायक हैं। और बीएसआर के पास देख लो क्या है, चंद्रबाबू नायडू के पास देख लो, इसके बाद क्या नाम बहन कुमारी मायावती जी के पास देख लो, 10 MP है उनके पास। ऐसा नहीं है कमजोर। तीसरा मोर्चा बनेगा तो जाहिर सी बात है कि दर्द एनडीए को भी होगा और दर्द डॉट वाले को भी होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी दोनों की फिर चल नहीं पाएगी बिना तीसरा नहीं, प्रेशर तो नहीं बना रहे, जो मैं कह रहा था बन नहीं पाएगी। और जो रमेश जी भी कह रहे थे कि पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं बना रहे कि या तो मतलब ये वो बच्चों वाला खेल तो नहीं कर रहे हैं कि या तो हमें लो अपने साथ, अगर अपने साथ हम नहीं लोगे तो हम खेल बिगाड़ेंगे। ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं लग तो ऐसा ही रहा है कि या तो आप अपनी टीम में हमें लो, नहीं तो हम आपको खेल बिगाड़ देंगे। अमित भाई अभी तीसरा मोर्चा बना नहीं, सिर्फ बात चली है। दहशत देख लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के हमको क्या नाम है क्या क्या कह डाले। हाँ, तमाम लोग अभी और कहेंगे, तमाम बड़े नेताओं का भी बयान आएगा। अरे हम सुनते सुनते थक चुके हैं, अब हमारे सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं है। वैसी आज राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों का लीडर है, उसमें कोई दो राय नहीं। शोषित और वंचित की लड़ाई लड़ता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और आप देख लेना कि बिना ओवैसी साहब के वो केवल भाजपा की लड़ाई लड़ते हैं, बिना ओवैसी साहब के केंद्र में कोई सरकार नहीं बन पाएगी। यही कांग्रेस वाले आप देखिएगा नतमस्तक रहेंगे, दारुस्सलाम पर बैठे रहेंगे कि ओवैसी साहब का पैर पकड़ के कि साहब आप समर्थन दीजिए, तब हम सरकार बना पाएंगे, वरना बीजेपी फिर बन जाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता उस दिन टीवी पर बैठ के कहेंगे कि फरहान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप समर्थन न देते तो हम आज सरकार न बना पाते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब भी यह वक्त आएगा आपके पास। ठीक है विजय जी बोलिए, हंसी क्यों आ रही है आपको? ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे हैं, मैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं, नहीं है पागल इंसान,
भाई कि सुनो मेरे भाई, 1947 में जब शब्दों देश की का मर्यादा बंटवारा रखिए। हुआ, नहीं, चुप कराइए। हम मालिक शब्दों की हैं। मर्यादा रखिए हम मालिक मोहम्मद हैं। फरहान। चुप नहीं नहीं, कराइए। गलत बात है। अरे एक- मेरे भाई निजी सुनो, टिप्पणी मत मैं करिए, हम प्लीज। हाँ। ठेकेदार नहीं है। आपका दिमाग पागल हो गया है, आप मानसिक रूप से क्षुब्ध हो गए हो। हम मालिक अच्छा, हैं। कोई नहीं, उसका मालिक को जवाब तो ठेकेदार ले लो। कहते हो? मेरे भाई मालिक हमारी को भी कुछ सुन नहीं, लो। पहले ये बताओ, ये मालिक को कोई गुंडागर्दी बंद ठेकेदार करो। कहता है? अरे अमित मालिक भाई को ने कोई चुप ठेकेदार कराइए। कहता है? ये बताओ मेरे भाई, अमित भाई। हाँ, बोलिए बोलिए, इससे आप पहले बोलिए कहिए कि बोलिए, आप भाई ने बोलिए चुप विजय जी, मालिक को कोई जवाब दीजिए। ठेकेदार कहता है? हम मालिक हैं। ये पहले अपने आप आप हमें को मालिक कहिए, मुसलमानों तब के हम ठेकेदार आपको कहते बोलने हैं। देंगे। तो मैंने पहले आप बताना हमें मालिक चाहता कहिए। हूं कि जब ठेकेदार शब्द 1947 वापस में लीजिए। देश का बंटवारा हुआ था, तो नियमों के मुताबिक देश के सभी मुसलमानों ठेकेदार को शब्द वापस पाकिस्तान लीजिए चला जाना पहले। चाहिए था। लेकिन पहले हमने ठेकेदार शब्द मानवीय वापस आधार लीजिए। पर इन्हें अपना छोटा भाई मानते हुए इस देश में जगह दी, इनको गले लगाया। और आज ये लोग टीवी पर बैठकर बीजेपी के एजेंट हम पर ही आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों के विरोधी हैं। लानत है ऐसे लोगों पर अरे भाई, जो विरोधी ना होते तो ये मुसलमानों के बताओ। नाम पर राजनीति करते विरोधी हैं, ना होते मेरे भाई, उन्हें तो बरगलाते राष्ट्रीय हैं। अध्यक्ष किसी मुसलमान को बना और देते। बीजेपी की टीम क्यों बनकर बनाया? हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने का काम करते हैं। ये अरे भाई, ये जरा मुझे लगता है जिस तरह से आप फड़फड़ा रही है ना, आपकी पार्टी फड़फड़ा रही है। आप कहीं पाकिस्तान की पार्टी से समझौता ना कर लेना। अच्छा ठीक है विजय जी, क्योंकि कुछ पाकिस्तान की पार्टियों के साथ में गठबंधन योगेश जी कर कुछ कहना लेना। चाह रहे हैं। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। योगेश जी, हाँ योगेश जी आप बोलिए। योगेश कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे ये कांग्रेस नेता जी से पूछना है जी कि उन्होंने तो इनको रोक लिया, फिर पाकिस्तान क्यों बनाया और बांग्लादेश क्यों बनाया? इनको भी रुकाना था और देश को तोड़ना था, और अभी आगे भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। यानी एक तरफ भारत जोड़ो, अभी कौन सा भारत जोड़ने निकले? भारत जोड़ो यात्रा भारत को इसलिए तोड़ दिया निकली और फिर क्योंकि विजय भारतीय जी एक मिनट सवाल करता हूं मैं। विजय जी एक मिनट। योगेश जी आज 200 रुपए कम किए गए हैं गैस सिलेंडर के, एलपीजी के दामों में 200 रुपए की कमी की गई है। इस पर ममता बनर्जी ने ट्वीट किया बाकायदा, और वो कहती है कि अभी तो सिर्फ INDIA की 2 बैठकें हुई हैं, तीसरी बैठक से पहले आपको दामों को कम करना पड़ा। ये इंडिया का दम है, उन्होंने ये ट्वीट किया है। अभी ममता बनर्जी का दम तो उनके 3 मंत्रियों के यहाँ से करोड़ों रुपए जो मिले हैं ना जी, ये उसका दम है अभी भी। ये जो करप्शन से भरपूर, करप्शन से भरपूर, ये जो कहते हैं ना, अभी जो कहते हैं कि ईडी की ताकत नहीं है, ये इनके करप्शन की कमजोरी है। ये ईडी की ताकत नहीं है। इनके घर से पैसे मिलने बंद हो जाएं तो इनको क्या जरूरत है झुकने की? किसी भी मंत्री के घर ईडी पहुंचती है। ठीक है, समय मेरे पास बचा नहीं है। रमेश जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रख पाए आप। तो ये करप्ट लोगों की परिवार। योगेश जी प्लीज, माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय नहीं बचा। हाँ रमेश जी जल्दी से। देखिए अमित भाई, जो मुझे लग रहा है ना, जैसे कई चुनाव हम लोग देखते हैं और AIMI के नेता जिस तरीके से बयान देते हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। अगर अभी भी जिस तरीके से इनके बड़बोले नेता, मैं नहीं जानता हूं फरहान भाई कहाँ के हैं नेता, पहली बार डिबेट कर रहे हैं, और इतने पढ़े लिखे सुलझे हुए कौशिक जैसे नेताओं को ये इस तरीके से बोलना, देखो शब्दों की मर्यादा रखो, डिबेट में रहो, ये सब्जी मंडी नहीं है। बिल्कुल, कम से कम बात मैं भी कह चुका हूं। रमेश जी बहुत धन्यवाद, तो लगी रहती। माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। योगेश जी आपका, विजय जी आपका, रमेश जी आपका, फरहान जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे किस तरीके से लगातार मामला जो है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है, उसकी एक अलग तस्वीर, एक नई तस्वीर जो है वो हम सबके सामने आती जा रही है। क्योंकि अब तक सिर्फ हम NDA और INDA की बात कर रहे थे, NDA और INDIA की बात हो रही थी, लेकिन अब बात तीसरे मोर्चे की भी होने लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी ने यह सिर्फ एक शगुफा छोड़ा है, क्योंकि किसी भी दल ने उनको अपने पास वो नहीं लाए, उनको शामिल नहीं किया, और यही दर्द ओवैसी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से वो ये चाहते हैं कि इस खेल को किसी भी तरीके से बिगाड़ा जाए। आप या तो अपनी टीम में मुझे शामिल करिए, अगर आप मुझे अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे तो मैं आपका खेल बिगाड़ दूंगा, और यही करने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।